अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है केमिस्ट्री 10th क्लास न्यू बुक 2026। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 14.2 इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। हमारे पास फिजिकल स्टेट्स कितनी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम ये देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड में कैसे जाता है, लिक्विड गैस में कैसे जाता है, और ये सारी चीजें आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होती है, यानी कि इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज में कैसे तब्दील होती है। हम ये चीज देखेंगे। पहले है आपके पास सॉलिड इनटू लिक्विड। हमने देखना है कि एक सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कैसे चेंज होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीट। अगर आपके पास एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में पड़ा हुआ है तो आप उसको सिंपली लिक्विड में चेंज कर सकते हो। किस प्रोसेस के जरिए? हीटिंग के जरिए। ठीक है, अब हीटिंग के प्रोसेस में तो उन्होंने बता दिया कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे बाय हीटिंग। लेकिन हीटिंग करके ऐसा क्या होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है? पूरा प्रोसेस बताया गया है, हम वन बाय वन उसको हीट करते हैं। हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल्स। जब हीट आप प्रोवाइड करोगे सॉलिड को तो वो क्या करेगा? जो पार्टिकल्स हैं आपके सॉलिड के उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। आपको देखो पता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं। आपको पता है जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब मैं अज्यूम करें कि मैं इसको दे रही हूँ नीचे से हीट। अब आपको एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर तो आपको कोई हीट प्रोवाइड करे या आपको आग लगा दे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कमेंट के अंदर। जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने 9th क्लास में दी थी जब मैंने काइनेटिक पार्ट मॉलिक्यूलर थ्योरी समझाई थी। देखो मैं कहती हूँ ये मेरी क्लास है। ठीक है, सॉलिड जो है उसको एज्यूम कर लेते हैं मेरी क्लास है। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मैंने बच्चे बना दिए। ठीक है, अब मैंने क्या कर दी? आग लगा दिया। ओके, अब जब बच्चों को आग लगेगी तो वो बचाने के लिए खुद को क्या करेंगे? इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चाहे वो पहले जितना मर्जी जुड़ के बैठे हुए थे। ठीक है, देखो अब जब क्लास हो रही होती है तो बच्चे ऐसे पास पास बैठे हुए होते हैं। अब ये जितना मर्जी जुड़ के बैठे हुए हो, अगर क्लास में आग लग जाएगी तो क्या होगा? ये बच्चे जो है वो फौरन से भागना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से बॉन्ड अपना तोड़ेंगे, दोस्तियां वोस्तियां सब भूल जाएंगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही है। अब देखो इसके अंदर भी यही हो रहा है। सबसे पहले आपने हीट दी। ठीक है, जब आपने हीट दी तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। जब मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो वो क्या करने के काबिल हो जाते हैं? मोशन करने के काबिल हो जाता है। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले तो जो हीट लेते हैं वो क्योंकि आपस में जुड़े जुड़े हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये कौन सी मोशन करना स्टार्ट होंगे? वाइब्रेटरी मोशन करना स्टार्ट होंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हिलना स्टार्ट कर देंगे। एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा हिलेंगे। हाइयर फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत ज्यादा, एक सेकेंड में बहुत ज्यादा दफा हिलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? जब इनको हीट मिलेगी तो ये ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इनके पास। जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे हाइयर फ्रीक्वेंसी के साथ। हाइयर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकेंड में ये बहुत ज्यादा दफा वाइब्रेट होंगे। At the particular temperature, their vibrational motion becomes so fast. एक खास टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कि आप हीट इतनी ज्यादा प्रोवाइड कर दोगे, आग इतनी ज्यादा लगा दी मैंने बच्चों को कि अब बच्चों से सहा नहीं गया और वो बहुत ज्यादा अपनी जो ये जो उनके बॉन्ड थे, उनकी दोस्तियां थी, वो तोड़ के वो भाग रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो भागना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स भी ये करेंगे। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर देयर वाइब्रेशन मोशन, उनकी वाइब्रेशन मोशन इतनी ज्यादा हो जाती है, उनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। ठीक है, उस पॉइंट पे एंड बिकम सो फास्ट, उनकी वाइब्रेशन मोशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। सो दैट इट ओवरकम मतलब वो अपने आप को छुड़वा देते हैं द कोहेसिव फोर्सेस, उन जुड़ी हुई फोर्सेस से, यानी कोहेसिव फोर्सेस वो वाली फोर्सेस जिससे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उन इतनी ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं कि वो क्या करते हैं? ये जो उनकी कोहेसिव फोर्सेस थी उनको तोड़कर थोड़ा सा दूर दूर चले जाते हैं। अब देखो अगर तो वो इनको तोड़ते हैं, मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अब काइनेटिक हीट दी तो काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई तो वाइब्रेशन मोशन हमारे पास ज्यादा हुआ, वाइब्रेशन मोशन ज्यादा हुआ तो ये कोहेसिव फोर्सेस टूट गई। अब यहाँ से ये टूटेंगी जब, तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा ऐसे ऐसे दूर दूर ऐसे ऐसे होंगे। ऐसे ही है,
ये वाली फिजिकल स्टेट हमारी कौन सी होती है, जिसमें मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड की होती है ना। तो इसका मतलब है कि एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, जब आप हीट दोगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे और टूट कर जो सॉलिड है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, और ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वो वाला टेम्परेचर जिससे एक जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन। अब मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा होता है कि ये वाली जो इसकी ये वाली, अब ये वाला मॉलिक्यूल देखो, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल की जो मीन पोजीशन वो वाली पोजीशन होती है जहां पे एक मॉलिक्यूल रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ होता है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा कि ये जब इसको हम हीट देंगे तो ये फौरन से अपनी जगह से हिलेगा, और हिल के फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आ गया। वो यही कह रहे हैं कि एट मेल्टिंग पॉइंट पे द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन ही सिर्फ अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब नहीं होते, बट द अरेंजमेंट एज वेल। अब ऐसा नहीं है कि ये जो पार्टिकल है, यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा इधर को आ गया, ऐसा नहीं है, वो अपनी अरेंजमेंट भी खराब कर लेते हैं। यानी कि पहले वो ऐसे करके लाइन में थे सारे, अब वो ऐसे 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 अपनी अरेंजमेंट भी खराब कर लेंगे और अपनी पोजीशन से भी हिल जाएंगे। द सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न इनटू लिक्विड, और इसके नतीजे में क्या हो जाता है कि सॉलिड जो है वो टूट जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स इस हालत में आ जाते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं और थोड़ा अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, तो वो कौन सी स्टेट होती है, हमारी लिक्विड की स्टेट होती है। इस पूरे के अंदर मैंने क्या बताया, एक दफा दोबारा से सुन लो, कहीं से भी कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ लेना है आप सबने। हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, मेरे पास सॉलिड है, कुछ इस तरीके से सॉलिड है। अब इस पोजीशन, ये जिस पोजीशन में पड़ा हुआ है इसको मीन पोजीशन कहते हैं। अब मैंने इसको हीट देना स्टार्ट की तो एक ऐसा खास टेम्परेचर जिसके ऊपर ये मेल्ट हो जाए, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब आपने हीट इंक्रीज कर दी तो क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जब आपने उसको हीट दी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई, यानी बहुत ज्यादा तेज तेज वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे। जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो अपनी ओवरकम कर लेंगे अपनी कोहेसिव फोर्सेस को, यानी कि जो अपनी ये जो दोस्ती वाली फोर्सेस हैं इनको तोड़ लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपनी इनको तोड़ लेंगे, और जब ये तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपनी पोजीशन से भी हिल जाएंगे, ठीक है, जो अपनी मेन पोजीशन होगी उससे भी हिल जाएंगे, और इनकी अरेंजमेंट भी थोड़ी खराब हो जाएगी और ये एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, और उसी को क्या कहते हैं कि जब सॉलिड जो है इसी पोजीशन में लिक्विड में चेंज हो जाता है। आपने ये बात बस याद रखनी है, हीट इंक्रीज करो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोशन या वाइब्रेशन जो है हायर फ्रीक्वेंसी पे होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपकी कोहेसिव फोर्सेस टूट जाएंगी और लिक्विड जो है वो, जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट से आगे चलते हैं हम, आगे क्या कह रहे हैं वो, heating a solid below its melting point increase its kinetic energy and temperature। अगर अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास कोई सॉलिड है और आपने उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट वो वाला पॉइंट जहां पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपने उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम उसको हीट प्रोवाइड किया तो क्या होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। जाहिर आप उसको हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा ही। दैट वीकन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, जो कि उसके पार्टिकल्स को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अगर अब देखो ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरे पास एक है सॉलिड, ठीक है, इस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 50, ओके। मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको बिलो हीटिंग देनी है, यानी कि मैंने इसको अब 50 तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, मैंने इसको हीट कर रही हूँ मैं तकरीबन 30 पे, ठीक है, 30 पे हीट कर रही हूँ मैं इसको। जब मैंने इसको मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट किया तो क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, ऐसे लिखा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप हीट देते रहोगे, ये 30 की या 40 की हीट में दे रही हूँ, देखो अब 30 है, उसके बाद अचानक से मैं इसको कर देती हूँ 40, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ 40, ओके।
ये भी तो अभी 50 से नीचे ही है ना, 50 जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, उससे मैंने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इसको मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट दूंगी तो ये क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। हमें थर्मामीटर में नजर आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है पहले 10 था, 40 हुआ, 45 हुआ, ऐसे नजर आएगा। लेकिन जो अब क्या होगा, अगर हम इसको और ज्यादा हीट करें, आहिस्ता आहिस्ता मैंने 50 कर दी अपनी हीट, ठीक है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट था। ओके, अब हमारा जो थर्मामीटर हमने जो यहाँ पे लगाया हुआ है वो हमें बताएगा भाई अब जो 50 के आगे जो है ना हमारा टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। हालांकि मैं नीचे से प्रॉपर हीट कर रही हूँ, ये देखो, ये मेरा लिक्विड था, मैं इसको नीचे से हीट देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, लेकिन अब इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया 50। अभी भी मैं इसको और फर्दर हीट दे रही हूँ। 50 मैंने इसको कब की दे दिया है, ठीक है। पहले मैंने इसको 10 दी, 20 दी, 30 दी, 40 दी। उसके बाद 40 के ऊपर मैंने देखा, 40 या 45 में देखा इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है। हम थर्मामीटर में देख रहे हैं भाई 40 हो गया, टेम्परेचर 45 हो गया। लेकिन उसके बाद जब मैं इसको 50 की हीट दे दूंगी ना, 50 की हीट देने के बाद मैं देखूंगी कि काफी देर तक जो हमारा थर्मामीटर है ना, जो हमने इसके अंदर लगाया हुआ है, अगर मैं कोई सेटअप कर रही हूँ या इस सॉलिड को मैंने एक बीकर के अंदर रखा हुआ है, तो मैं देखूंगी जो मैंने थर्मामीटर लगाया हुआ है ना उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा मेरा। अब वो क्यों नहीं होगा भाई, वो ये कह रहे हैं कि इट हैज आफ्टर इट हैज स्टार्ट मेल्टिंग, जब ये मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इट डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंस्टेड ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइड एट दिस मूवमेंट इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। आप नीचे से हीट दे रहे हो ना, वो असल में ये जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड की जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उसको तोड़ने में काम आ रही हो। जब तक सारी की सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट नहीं जाती तब तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ये देखो, जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आइस थी, ठीक है, सॉलिड में होती है आइस, आइस थी मेरे पास। अब आइस जो है उसको मैंने हीट देना स्टार्ट कर दी, ये हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर उसका आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जा रही है। देखो सॉलिड की शेप ऐसी है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारा जो हमारा थर्मामीटर लगा हुआ था, अगर मैं ऐसे करके एक सेटअप बना लूं, सेटअप के अंदर मैं आइस के पीस डाल देती हूँ, ठीक है, ये मेरे आइस के पीसीज हैं। ओके, अब मैं नीचे से हीट दे रही हूँ। मैंने देखा जो मैंने अंदर एक थर्मामीटर भी लगा लेते हैं, सेटअप पूरा करते हैं और इसके अंदर मैं एक थर्मामीटर भी रख देती हूँ और ये मेरा स्टैंड के ऊपर पड़ा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आइस रखी और आइस को मैंने आहिस्ता से हीट देना स्टार्ट की। जब मैं हीट दूंगी तो आपके मिक्सचर के अंदर जो आपका थर्मामीटर है वो आपको दिखाएगा कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 सेल्सियस पे पहुंचेगा, 0 सेल्सियस क्या होता है, हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आइस रखी हुई तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा ना। आइस है हमारी, आहिस्ता आहिस्ता तो मैंने देखा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ मेरा। टेम्परेचर यहाँ पे जाके देखो, ये सीधी लाइन है, मैं हीट देती जा रही हूँ, टाइम भी गुजर रहा है, देखो टाइम भी गुजर रहा है, मैं हीट भी दे रही हूँ उसको, लेकिन मेरा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सीधा है, मेरे थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड के एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा जो पार्ट होता है ना वहां पे तो लिक्विड बन गया, बट ये जो थोड़ा सा पार्ट होता है हमारा, यहाँ पे भी लिक्विड नहीं बना होता। जो हम हीट दे रहे होते हैं इस वक्त जो हम हीट नीचे से दे रहे होते हैं वो क्या करती है, वो ये जो इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है ना, इसको तोड़ने में काम आती है, ताकि ये जो है अपनी अरेंजमेंट खराब करें और किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जब आपका थर्मामीटर 0 सेल्सियस दिखाना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद उस वक्त तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आपकी सारे का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और जो आप हीट दे रहे होते हो वो कहाँ पे चला जाता है, क्योंकि देखो आप हीट तो दे रहे हो लेकिन वो थर्मामीटर में शो नहीं हो रही, तो वो हीट किधर चलेगी, क्योंकि आपने तो दी है नीचे से, आप तो आइस को मुसलसल हीट दे रहे हो, लेकिन वो थर्मामीटर के अंदर शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो इस वक्त सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर मौजूद होता है और जो सॉलिड होती है आपकी, उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है उसको तोड़ने में वो हीट असल में काम आ रही होती है। जब सारी की सारी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो टूट जाती हैं, ये देखो इस पॉइंट पे सारी की सारी इंटरमोलिकुलर फोर्स टूट गई होंगी और ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा। जब सारी की सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज टूट गई होंगी तब आपका लिक्विड का टेम्परेचर फिर दोबारा राइज करना
स्टार्ट हो जाएगा। आपका टेम्परेचर उस वक्त तक राइज नहीं होगा जब तक कि सारी की सारी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। वो हीट कहाँ पे जा रही होती है? असल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने में काम आ रही होती है। अब यहाँ पे देखो दोबारा से फर्दर हीटिंग, जो आप अगेन हीट कर रहे हो उसको मेल्टिंग पॉइंट से आगे, द सॉलिड आफ्टर इट स्टार्ट मेल्टिंग, जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बट डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, लेकिन उसका क्या चीज ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। क्यों ज्यादा नहीं होता? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वो तोड़ने में काम आ रहा होता है। लिखा हुआ नहीं है लेकिन बता रही हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ आपको चैप्टर नंबर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर बताया गया है 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2026 के लेक्चर में। चैप्टर नंबर जो हमारा वहां पे है 10, उसमें बताया गया है। इंस्टेड ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज, लेकिन जो हम हीट एनर्जी उस स्टेज पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये जो सीधी लाइन आ रही होती है, यहाँ पे जो हम लाइन प्रोवाइड हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो कहाँ पे यूटिलाइज होती है? यूटिलाइज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट कर रही होती है। अब देखो सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा? जब इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट बात लिखी हुई है। डायरेक्ट बात यही है कि भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज होती है हीट, लेकिन अब देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज जरूरत है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ना जरूरी होता है। तो जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो असल में यूटिलाइज कहाँ पे हो रही होती है? इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में यूटिलाइज हो रही होती है। होप तो समझ आ गई होगी। इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है ग्राफ की मदद से कूलिंग एंड हीटिंग कर्व के अंदर, तो आप उसके अंदर और ज्यादा अच्छे से इसको समझ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। आपने अब क्या करना है? आपने लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करना है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर एंड सच एन एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड वेपरेशन। अब कह रहे हैं कि आपके पास अगर एक लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वेपरेशन क्या होती है? आपका हर वक्त वेपरेशन का प्रोसेस जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है और ये हर वक्त हो रहा होता है। ठीक है, इसमें वेपरेशन में क्या हो रहा है? ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनवायरनमेंट से और सिस्टम से हीट लेके ऊपर की तरफ क्या कर जाते हैं? वेपरेट कर जाते हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। अब यही कह रहे हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं लिक्विड के एट ऑल टेम्परेचर। ऑल टेम्परेचर याद रखें कि जो फिनोमेना है वेपरेशन का वो सारे टेम्परेचर्स पर होता है। एंड सच एन एक्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, और ये जो आजादी है मॉलिक्यूल की सरफेस से वो क्या कहलाती है? वेपरेशन कहलाती है। आपने 2-3 बातें याद रखनी है। ठीक है, वो बातें कौन सी है? पहली चीज कि जो आपके वेपरेशन का प्रोसेस है वो ऑल टेम्परेचर पे होता है, यानी कि हर टेम्परेचर पे होता है। आप देखोगे कि अगर सर्दियां भी है ना, आपने कहीं पे पानी थोड़ा सा गिरा दिया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी गिरा दिया, तो वो कुछ घंटे बाद ही सही, लेकिन वो क्या हो जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप गर्मियों में देखोगे, गर्मियों में अगर आपने कहीं पानी गिरा दिया, वो थोड़ी देर बाद ही खुश्क होके उड़ जाता है, यानी कि अवेपरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका अवेपरेशन का फिनोमेना है वो हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है, और ये कहाँ पे होता है? सरफेस के ऊपर होता है। पूरा का पूरा लिक्विड रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये फिनोमेना कहाँ पे होता है? जस्ट सरफेस पे होता है। अब हम देखते हैं कि आपका लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज कैसे होता है। लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना कहलाता है बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक, आपको पता है ये मेरे पास अगर लिक्विड है, मैं ये लिक्विड बना लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अगर लिक्विड है तो बताओ गैस कैसा होगा मेरे पास? मैं गैस बनाती हूँ, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे। ठीक है, तो गैस में ये मेरा लिक्विड और ये मेरा गैस। गैस में मॉलिक्यूल कहाँ पर होते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं क्या करूंगी? हीट प्रोवाइड करूंगी मैं अपने लिक्विड को। ठीक है, मैं अपने लिक्विड को जब हीट प्रोवाइड करूंगी, जो इनके अंदर रही सही दोस्ती थी ना, यानी कि रही सही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, वो तो मैंने हीट प्रोवाइड की, उसने क्या किया? इन रही सही दोस्तियों को, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ दिया। और तोड़ दिया, जब बिल्कुल ही तोड़ दिया ना, तो वो दोस्तों तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से आजाद हो गई और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर चले गए। यानी कि जो मैं हीट दे रही हूँ, ये मेरे पास लिक्विड है। ठीक है, ये जो मैं हीट दे रही हूँ वो असल में किस लिए काम हो रही है? यानी कि ये जो मैंने हीट दिया है वो असल में किस लिए इस्तेमाल हुई है? ये जो इनके अंदर थोड़ी थोड़ी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी थोड़ी बची होगी ना, उसको भी तोड़ देते हैं और तोड़ के ये मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, ये करते हैं। हीटिंग ऑफ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ वेपरेशन। अब जो लिक्विड है आपका, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट गेन करेंगे। अब देखो वेपरेशन के प्रोसेस में जो हीट है
वो असल में सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहाँ से ले रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से या सिस्टम से ले रहे होते हैं, या वो वाले मॉलिक्यूल्स इधर सरफेस पे आ जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और वो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी और लेते हैं और लेकर क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ एवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं बॉइलिंग का। हीटिंग द लिक्विड फर्दर इंक्रीज द, अगर आप लिक्विड को और ज्यादा गर्म करें तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी सो मच that the interparticular forces are weakened to a large extent। तो क्या होगा, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देखो मैंने लिक्विड को हीट किया था, जब मैंने लिक्विड को हीट किया तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो और ज्यादा वीक हो गई, और वीक होने के नतीजे में क्या हुआ, हमारा जो लिक्विड है वो बहुत, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक हो गई, और जब वो वीक हो जाएंगी तो वो मॉलिक्यूल्स आपस से दूर दूर चले जाएंगे और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एट दिस पॉइंट द बबल्स स्टार्ट कम आउट ऑफ द लिक्विड। इस पॉइंट पे जो बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। एट द रैपिड पेस एट दिस स्टेज इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइल कब होना स्टार्ट होती है, देखो एक होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। दो लफ्ज नहीं आए हैं, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मेरे पास ये है बीकर, ठीक है, इसके अंदर ये मेरे पास बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इन बबल्स ने क्या करना, बॉइलिंग पॉइंट आ गया मेरा, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, इसने जाना है ऊपर। अब अगर तो मैं कहती हूँ इनका जो प्रेशर है, यानी कि वेपर का जो ऊपर जाने का प्रेशर है वो है 40, और आपको पता है एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे ऊपर क्या लगा रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होता है। अगर बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी क्या हो, 40 ही हो, यानी कि आपस में इक्वल हो जाए, तो आप ये जो है आप बॉयल होना, लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 60 का, ठीक है, और मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 40 का, कौन ज्यादा ताकतवर है भैया मुझे बताओ। ये जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज्यादा ऐसे करके प्रेशर लगाएगा और किसको रोकेगा, हमारे ये बबल्स को ऊपर की तरफ गैस में कन्वर्ट होने से रोक देगा। तो बॉइलिंग होने के लिए जरूरी है कि आपका बॉइलिंग उस वक्त होती है जब आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, बाहर वाला जो आप प्रेशर है, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तभी आपका जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, अब यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एट विच इट स्टार्ट्स at which its vapor pressure become equal to its atmospheric और external pressure। वो वाला टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर और साथ में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल आ जाए, उसको क्या कहते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है अपने वेपर्स के अंदर, ठीक है। एट द बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट। अब यहाँ पर आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाई थी, कुछ ऐसे गई थी, ऐसे ही है, ऐसे गया था ग्राफ, फिर ऐसे गया था, फिर उसके बाद ऐसे गया था, और फिर ऐसे गया था। होप तो आपको पता हो ये यहाँ पे क्यों नहीं टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो सारी की सारी हम हीट दे रहे थे वो सॉलिड को किस में चेंज करने में काम आई थी, लिक्विड में चेंज करने में काम आई थी, और इस पॉइंट पे सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, ये हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर था ये कौन सा था, बॉइलिंग पॉइंट का 100 का टेम्परेचर था। अब 100 का टेम्परेचर के आगे भी आप देखोगे सीधी लाइन है, यानी 100 टेम्परेचर 100 सेल्सियस के बाद सीधी लाइन होती है यहाँ पर। उस वक्त तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता जब तक सारी की सारी जो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। फॉर्म एंड ड्यूरिंग दिस इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यही कह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं द हीट प्रोवाइड्स इज यूज्ड ओनली टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। और जो इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे हो रहा था, इस पॉइंट में हीट कहाँ जा रही थी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसको तोड़ने में काम आ रही थी ना, इस वाले पॉइंट में। तो इस वाले पॉइंट में क्या होगा, इस वाले पॉइंट में भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी लिक्विड की, उसको तोड़ने में हमारी वो हीट काम आ रही होगी। डायग्राम से दोबारा से समझते हैं इसको। यहाँ पे देखो ये सॉलिड था हमारा, ठीक है, सॉलिड के बाद जब मेल्टिंग पॉइंट आया तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, ऐसा ही है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी सॉलिड की, क्योंकि कुछ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन जो कुछ थे हमारे पास वो भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए काम आ रही थी हमारी वो जो हीट, जो हम इस पॉइंट पर दे रहे थे। जैसे कि नीचे डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये देखो डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा, आधा पार्ट उसका लिक्विड बना हुआ है बट आधा पार्ट नहीं बना हुआ। बट इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में लिक्विड बन गया है, ठीक है,
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। इंक्रीज होके वो यहाँ पर कहाँ पर रुक गया है, बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर रुक गया। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप देखोगे दोबारा से टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया है, यानी कि दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करा तो इस पॉइंट पे हमारे पास किस चीज का मिक्सचर है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। यहाँ पर ये देखो आधा पार्ट तो इसका गैस बन गया, बट आधे पार्ट में अभी भी लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे अभी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट पे हीट तो मिल रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो असल में किस लिए काम आ रही है, इधर भी किस लिए काम आ रही है, जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी उसको ब्रेक करने में वो काम आ रही है। फिर जब सारी के सारी जो लिक्विड है आपका वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू इट्स लिक्विड। अब आपने गैस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लिक्विड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। आपने गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना और उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कंडेंस हो जाना। देन द गैस इज कूल। अब देखो अगर आपको शॉर्टकट बताऊं, जब आप गैस आपने सॉलिड को किसमें कन्वर्ट किया, लिक्विड में, और लिक्विड को किसमें कन्वर्ट किया, गैस में, ऐसे ही था। लेकिन जब आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया आपने क्या दी, डेल्टा टी, आपने क्या दी, डेल्टा एच, यानी कि हीट प्रोवाइड की तो आपका लिक्विड बन गया। और जब आपने लिक्विड को हीट प्रोवाइड की, ऐसे किया ना, हीट प्रोवाइड की तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इसी प्रोसेस का रिवर्स कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस से मैंने क्या बना लेना है, लिक्विड बनाना है। आपने लिक्विड से गैस कैसे बनाया था, डेल्टा एच प्लस करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, गैस से लिक्विड कैसे बनाऊंगी, जो मैंने हीट प्लस की थी गैस बनने के लिए उसी हीट को मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, गैस जो है वो लिक्विड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा ही है, देखो लिक्विड को गैस बनाने के लिए आपने क्या किया था, आपने हीट प्लस की थी, ठीक है, हीट दी थी लिक्विड को तभी वो गैस में चेंज हुआ था। अब जितनी हीट लेके गैस लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हुई थी, उसी हीट को अगर मैं माइनस कर दूं तो आपकी जो गैस है वो दोबारा से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। When the gas is cool, जब आपकी गैस जो है वो कूल होती है, कूल होने का मतलब क्या है, आपने माइनस डेल्टा एच कर दिया, ठीक है, यानी कि हीट को ले लिया। एक चीज ठंडी कब होती है, जब आप उसमें से हीट निकाल देते हो तभी वो तो चीज ठंडी होती है ना, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। When the gas is cool, जब गैस कूल होती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। जब आप हीट देते हो बेटा, हीट और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जब आप हीट देते हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब आपने क्या किया है, हीट आपने ले लिया है, यानी कि हीट आपने डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और हीट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन याद करो। जब आपने हीट किया, जब आपने गैस को कूल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई तो वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी, उसकी डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं जो दूर दूर गए थे वो भी अब कहाँ पे आ जाएंगे, पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सारा प्रोसेस बस उल्टा होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही वो चीज पार्टिकल्स जो वो मोशन करते हैं, ऐसे ही पढ़ा था हमने। जब आपने हीट ही ले ली, जब आपने हीट ली तो काइनेटिक एनर्जी भी ले ली, आपने काइनेटिक एनर्जी ले ली तो उनकी मोशन भी क्या हो गई, डिक्रीज। जब उनकी मोशन डिक्रीज हो गई तो वो क्या करेंगे, वो आपस में पास पास आके बैठना स्टार्ट कर देंगे। पहले वो क्या कर रहे थे, वो दूर दूर जा रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि उनकी मोशन बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब उनकी जो मोशन है वो कम हो गई, तो वो क्या करेंगे, डिस्टेंस उनके दरमियान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि वो पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब वो पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्टेंस उनका कम हो जाता है, तो जो इनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। जितना कोई मॉलिक्यूल पास आ जाता है उतना उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एज द रिजल्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे एज द रिजल्ट मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो मोशन डिक्रीज होगी। जब मोशन डिक्रीज होगी तो जो मॉलिक्यूल्स का दरमियान का फासला है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ गए विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो उनकी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। देखो अगर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास आ गए हैं, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान की जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या है इस वक्त ज्यादा। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान की जो फोर्सेज होती है वो होती हैं, ठीक है।
अगर मैं बताऊं गैस के अंदर, ये मेरा लिक्विड है, अगर मैं गैस के अंदर बोलूं तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल दूर दूर थे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको ठंडा किया तो इनके मॉलिक्यूल ठंडे होके बैठ गए, ठीक है। ठंड नॉर्मली क्या बोलते हैं कि ये इंसान तो ठंडा होके बैठ गया, यानी कि स्पून से बैठ गया, यही बोलते हैं। तो जब हम इसको ठंडा करेंगे, हीट इसमें से निकाल लेंगे, तो ये क्या होंगे, स्पून से बैठ जाएंगे, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब ये स्पून से बैठ जाएंगे तो इनके दरमियान जो है फासला जो है वो कम हो जाएगा और इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सुटेबल लो टेम्परेचर, एक सुटेबल लो टेम्परेचर पे द इंक्रीज अट्रैक्शन ब्रिंग द मॉलिक्यूल सो क्लोज दैट दे आर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो एक दूसरे के इतने पास पास आ जाएंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, जब मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा पास पास होते हैं। ये वाला जो बिल्कुल पास पास होते हैं इसको तो सॉलिड कहते हैं ना। अब इस वक्त ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर भी है और थोड़ा सा इधर उधर भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन में आप क्या करते हैं, हीट वापिस ले लेते हैं, यानी कि कूल डाउन कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो मोशन डिक्रीज होती है, मोशन डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फासला जो है वो कम हो जाता है और वापस में क्लोजर आ जाते हैं। जब वो क्लोज आते हैं तो उनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के दौरान द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। गैस का टेम्परेचर है वो सेम रहेगा अंटिल ऑल द गैस इज चेंज इन द लिक्विड। जब तक के सारी की सारी जो गैस है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप तो टेम्परेचर नीचे से दे रहे हो, लेकिन वो टेम्परेचर किस लिए काम आ रहा होगा, वो इस मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने में, यानी कि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बढ़ाने में काम आ रहा होगा। इसीलिए जो आपका टेम्परेचर है वो ऊपर से इंक्रीज हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। बाकी ये सारे के सारे जो कर्व्स है ना कि टेम्परेचर क्यों नहीं हो रहा, क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा, ये सारा कुछ हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व में डिस्कस करना है। बस आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर क्लियर होना चाहिए। हम नेक्स्ट वाले के अंदर डिस्कस करेंगे। होप तो आपको इसमें भी समझ आई होगी। नेक्स्ट को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे ट्रांजिशंस होती हैं और कैसे कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटती हैं और कब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा काइंडली, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।